आप जुड़ चुके हैं वीएस एजुकेशन के इस आरंभ बैच से। मैं अनुराग सक्सेना स्वागत करता हूं आरंभ सिविल सर्विस एकेडमी के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको एक किफायती कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है जो आपको तैयारी कराएगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों ही चरणों की। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, इस कोर्स का फीचर क्या होगा, हम कैसे पढ़ेंगे, उस कोर्स को पूरा किस निर्धारित समय सीमा के भीतर हम करने का प्रयास करेंगे, इसकी एक रूपरेखा जानने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, और हमने इसका उद्देश्य बनाया क्या है, इसको तैयारी करेंगे कैसे हम। सबसे पहले हम जानते हैं कि पढ़ा कैसे जाए। हम जानते हैं कि प्री का एग्जाम नोटिफिकेशन आ चुका है कि प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें। ये बड़ी दुविधा बनी रहती है इस छात्र छात्राओं में कि भाई हम मेंस को पहले तैयार कर लें कि पहले प्री को तैयार कर लें। नोटिफिकेशन आ चुका है, 2.5 से 3 महीने का समय बचा है, ज्यादातर स्टूडेंट प्री पे फोकस कर रहे होंगे। लेकिन हमने जो अपना कोर्स को डिजाइन किया है वो हमने किया है प्री प्लस मेंस के हिसाब से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा टाइम में कवर होता है, मेंस में आता है 80% सिलेबस और केवल 20% सिलेबस ही आपका प्री में है। अगर आप साल भर प्री में और 4 से 5 महीने 6 महीने के बाद प्री को ही पढ़ते रहते हैं तो आप केवल 20% सिलेबस ही जान पाते हैं। लेकिन अगर आप 80% सिलेबस को छोड़ देंगे और प्री निकल भी जाता है मान लीजिए किसी कार्य से, ठीक है, किसी तरीके से, तो आपका 2.5 से 3 महीने में 80% सिलेबस को पूरा कर पाएंगे? नहीं हो पाता ऐसी स्थिति में। यही कारण है कि अगर हम प्री प्लस मेंस को लेकर चलें, प्री प्लस मेंस को लेकर चलें तो हम 2.5 से 3 महीने के दौरान हम 70% सिलेबस कवर कर लेते हैं। इस कारण से यह फायदा होता है कि हमारा जो बड़ा सिलेबस बचा है मेंस का, ठीक है, वो केवल बहुत छोटा हिस्सा रह जाता है 30%। अब 3 महीने में 30% सिलेबस को पूरा करना आसान है। दूसरा फायदा क्या मिलता है? दूसरा फायदा यह मिलता है इस तरीके से पढ़ने से कि भाई प्री में जो हम पढ़ते हैं वो तथ्यात्मक इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम केवल तथ्यात्मक ही पढ़ते रहेंगे तो पिछले 3 से 4 वर्षों के पेपरों को देखिए आप, ठीक है, 3 से 4 वर्षों के पेपरों में तथ्यात्मक क्वेश्चन कम हुए हैं, अब जाके थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं, अवधारणाएं पूछी जा रही हैं, आपसे स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरी है कि आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री पढ़ा जाए। क्लियर है? यही कारण है कि 2 फायदे होते हैं, एक तो सिलेबस समय से पहले पूरा होता है और प्री के लिए जो हम पढ़ते हैं उसमें गहनता आती है, उसमें गहराई आती है। क्लियर है? इसीलिए हमने क्या किया, हमने सिलेबस को बांटा, ठीक है, प्री प्लस मेंस के हिसाब से। यानी वो टॉपिक जो प्री में भी कवर होते हैं और मेंस को भी कवर करते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत के भूगोल के बारे में, विश्व के भूगोल के बारे में। तो हमारा जो पहला लेक्चर है भारत के भूगोल के बारे में, उसके हम सिलेबस को हमने देखा है कि पार्ट ए। वैसे हमारे सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट नंबर 4 में शामिल किया गया है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो हमने भारत के भूगोल से यूनिट नंबर 4 के जो प्री के टॉपिक हैं और जो मेंस में टॉपिक है आपका पेपर नंबर जो फर्स्ट का पार्ट बी है भूगोल, उसमें टॉपिक यूनिट है यूनिट नंबर 2 जो भारत के भूगोल का मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है। हमने उस टॉपिक को, जैसे मान लीजिए भारत का सामान्य परिचय, ये प्रारंभिक परीक्षा में भी पढ़ते हैं आप, मुख्य परीक्षा में भी पढ़ते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप एवं विभाजन, अब मालवा का पट, अब मान लीजिए हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो प्री में भी पढ़ी जाती है और मेंस में भी पढ़ी जाती है। प्रायद्वीपीय पठा है, प्री में भी पढ़ा जाता है, मेंस में भी पढ़ा जाता है। यही कारण है कि हमने टोटल सिलेबस को इस तरह से बांटा है, इसको हमने पार्ट ए में शामिल किया है कि प्री प्लस मेंस पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस पूरा होगा, प्लस हमारा मेंस के टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारी गहनता भी आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे तथ्यात्मक क्वेश्चन होते हैं वो तो सॉल्व होंगे ही होंगे, साथ ही जो मुख्य परीक्षा में जो गहनता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। प्री में भी अगर कभी कभी कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, जब कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं वो तथ्यात्मक जानकारी से पूरे नहीं हो सकते, उसके लिए आपको चाहिए गहनता, उस तरीके से पढ़ने से आ जाएगी। अब बात होती है कि भाई दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारा जो पार्ट बी होगा उसमें केवल हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो केवल मेंस में है, क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं, 70% सिलेबस कवर कर चुके हैं। इसलिए इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे 17 दिसंबर के बाद, यानी प्रारंभिक परीक्षा के बाद। इसका यह फायदा होगा कि आपका सिलेबस बहुत छोटा सा रह जाता है, 30% सिलेबस है, वो बिना किसी दबाव के आराम से पूरा हो जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने इस सब्जेक्ट को, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। अब ज्योग्राफी हम पढ़ने वाले हैं और ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले जरूरी है सिलेबस को समझना। तो हमारा जो सिलेबस है, प्री की बात करें तो प्री में यूनिट नंबर 4 आती है आपकी, क्या नाम है, यूनिट नंबर 4, ठीक है। ये यूनिट नंबर 4 जो है प्रारंभिक परीक्षा की है। लेकिन मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में पेपर पार्ट बी में यूनिट नंबर 2 है। ये 2 पोर्शन कवर करते हैं आपके इंडियन ज्योग्राफी को। तो इंडियन ज्योग्राफी का यूनिट नंबर 2 मेंस के पेपर का और प्री के पेपर का यूनिट नंबर 4, ठीक है। ये दोनों पोर्शन आपके कवर हो जाते हैं किसके माध्यम से, एक पाठ्यक्रम के पूरा करने से ही। यही कारण है इस पाठ्यक्रम को इस तरह से डिजाइन, इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम, ठीक है, अपने पहले टॉपिक की, और पहला टॉपिक है हमारा भारत का सामान्य परिचय। अब भारत का सामान्य परिचय बड़ा ही स्वाभाविक सा टॉपिक है,
कोई बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। जिस ज्योग्राफी को हम पढ़ने वाले हैं, जिस इंडियन ज्योग्राफी को हम प्रवेश करने वाले हैं, उस टॉपिक के महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी मालूम होना चाहिए कि भाई भारत कैसा है, भारत का विस्तार कैसा है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत की सीमाएं कहाँ से लगती हैं, आसपास कौन सा महासागर है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए। तो ये हमारा प्रारंभिक टॉपिक है, पहला टॉपिक है। अब बहुत से के हिसाब से बहुत से छात्र छात्रा समझते हैं कि परिचय का मतलब होता है केवल प्री में काम आना, मेंस में काम ना आना, लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखिए। वो इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके पेपर में होते हैं 3 मार्कर। जब हम बात करते हैं 3 मार्कर की, तो 3 मार्कर क्वेश्चन देखिए 2 लाइन में लिखने के लिए आते हैं, और ये 3 मार्कर क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपने प्री को भी अच्छे से पढ़ा हो। तो भले ही वो टॉपिक भले ही मेंस में कम ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से न महत्वपूर्ण हो, लेकिन कभी कभी 3 मार्कर के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछा गया शून्य राज्य, जीरो स्टेट क्या होता है। अब जीरो स्टेट क्या होता है, 3 मार्कर क्वेश्चन अगर आता है तो आपको मालूम होना चाहिए। जी आप प्री में पढ़ते ही हैं कई बार, लेकिन लिखते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यही कारण है कि प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा कीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की और मुख्य परीक्षा दोनों को कवर करते हुए पहला टॉपिक है हमारा भारत का सामान्य परिचय। जब हम भारत के सामान्य परिचय की बात करते हैं तो हम भारत के सामान्य परिचय में क्या पढ़ें, ठीक है। देखिए, तो पहले तो हमें भारत की स्थिति मालूम होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, तो भारत, पहले तो बात है कि भारत कौन से महाद्वीप में आता है, ठीक है। तो भारत आता है कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। लेकिन एशिया तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो कौन से हिस्से में आता है, दक्षिण पूर्वी में आता है, पूर्वी एशिया में आता है, खाड़ी देशों में आता है, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में आता है, किस में आता है। तो याद रखिए भारत आता है दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में आता है, याद रखिए। तो यहां से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, याद रखिए, गलती से भी दक्षिण पूर्वी एशिया मत कर दीजिएगा। हम किसके मेंबर हैं, हम सार्क के मेंबर हैं, याद रखिएगा, साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, याद रखिए, ठीक है। तो हम दक्षिण एशिया में आते हैं, पहली जानकारी तो मालूम पड़ी हमें दक्षिण एशिया के भारत की स्थिति के बारे में। अब आता है बात कि हम कौन से गोलार्ध में आते हैं, कौन से हेमिस्फीयर में आते हैं। हेमिस्फीयर अगर आप समझ लेते हैं तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति वाले। अगर हम देखें कि भारत की अक्षांशीय देशांतरी स्थिति को अगर हम समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हम कौन से गोलार्ध में आते हैं। तो पहले इसके लिए आपको एक विश्व का मैप समझना होगा, ठीक है। बीच की लाइन कहलाती है, ये हमारा विश्व का भूगोल में हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से रेफरेंस में देख रहे हैं। अगर हम बात करें तो सेंट्रल लाइन क्या कहलाती है, सेंट्रल लाइन कहलाती है विषुवत रेखा, यानी इक्वेटर लाइन, ठीक है। भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसे, विषुवत रेखा। ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ पे ये है हमारा इंडिया। इस तरीके से इसको देख लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हम काय में आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कि उत्तरी गोलार्ध में। तो 0 से 90 डिग्री, याद रखिए 90 डिग्री नॉर्थ, तो 0 से 90 डिग्री नॉर्थ कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। तो ये क्या है, हमारा उत्तरी गोलार्ध है। और 0 से दक्षिण में कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, याद रखिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है 0 से 90, इसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा, ठीक है। प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री की रेखा होती है। 0 डिग्री के ईस्ट में कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पूर्वी गोलार्ध, और वेस्ट में कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए इंडिया कहां पर था, ये है हमारा भारत, ठीक है, याद रखिए भारत। तो भारत कौन सी पोजीशन में आएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में आएगा और पूर्वी गोलार्ध में आएगा। दक्षिणी गोलार्ध से हमारा कोई संबंध नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में हमारा कोई विस्तार नहीं है। लेकिन हमारा विस्तार कहां पर है, केवल उत्तरी गोलार्ध में है, और पश्चिमी गोलार्ध में भी नहीं है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी हमारा कोई विस्तार नहीं है। तो केवल उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। जब भी एग्जाम में अक्षांशीय देशांतरी विस्तार आ जाए एग्जाम में, कभी भी किसी भी कंडीशन में, भले ही दक्षिण भारत पढ़ रहे हो, तब भी गोलार्ध हमेशा क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। और जब भी हम देशांतर की बात करेंगे तो हमेशा ईस्टर्न हेमिस्फीयर आएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि भाई हमारा विस्तार की हम पढ़ते हैं तो विस्तार में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, बिगड़ जाता है। चलिए, इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी आपको पीपीडी और पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड भी करा दी जाएंगी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा लेक्चर देख रहे हैं तो साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए और कुछ बेसिक पॉइंट को नोट करते जाइए, क्योंकि याद रखिए कुछ पॉइंट नोट करते रहेंगे तो कम से कम नोटिंग करते करते आप जुड़े रहेंगे लेक्चर से, ठीक। अगर हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये डेटा आपको कई बार पढ़ा होगा, कोई नया डेटा तो है नहीं, याद रखिए। तो इस डेटा से क्वेश्चन आने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत का क्षेत्रफल तो मालूम है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये भी मालूम होना चाहिए। 2.42%। ये क्या है, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के अंतर्गत आता है, ये भी मालूम पड़ गया आपको।
अब क्षेत्रफल की बात हो रही है तो हमारी पोजीशन कौन से नंबर की है, याद रखिए। हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से, रशिया है, रूस है। तो हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन है विश्व में 7th पोजीशन, यानी भारत कौन सी रैंक पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। अब भारत 7वें स्थान पर आता है तो हमसे आगे वाले 6 कौन हैं, ये भी मालूम होना चाहिए हमें। हमसे आगे वाले 6 कौन हैं, इसको लेकर कंफ्यूजन शुरू होता है। क्यों, रशिया सबको याद रहता है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, ठीक है। और उसके मानचित्र को जब हम देखते हैं विश्व के मानचित्र को तो अलग ही चमक में दिखाई देता है, चमकता हुआ रशिया को बहुत बड़े इलाके को कवर करता है, ठीक है। यूरोप से लेकर पूरे एशिया तक फैला हुआ है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछने वाला होता है, बनाने वाला ये जानता है कि आपने रशिया रट्टा मार चुके हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन 4 ऑप्शन डाल दिए गए, कनाडा, चीन। कभी कभी तो ये याद नहीं रहता कि रशिया के बाद कनाडा आता है कि रशिया के बाद चीन आता है। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इसका सबसे आसान तरीका है, एक ट्रिक होती है, इसको समझ लीजिए। वैसे पीएससी में कम ट्रिक पढ़ी जाती हैं, लेकिन कुछ ट्रिक याद रखने के लिए आप पढ़ सकते हैं। जैसे एक बड़ी आसान ट्रिक है, ठीक है, हिंदी में बनाई गई थी, रुक चीन अब आया भारत, ठीक है, रुक चीन अब आया भारत। इस तरीके से पढ़ने से यह होता है कि आपको मालूम पड़ जाता है कि भारत की रैंक 7वीं है। भारत की रैंक कौन सी है, भारत की रैंक 7th पोजीशन पर है इंडिया एरिया वाइज। तो आगे कौन है, रूस से आता है रूस, ठीक है, का से आता है कनाडा, 2nd नंबर पे कौन आता है, कनाडा। 3rd नंबर पे कौन है, चीन। आ से मतलब अमेरिका, ठीक है, याद रखिएगा, हो गया। 4था देश, सबसे बड़ा देश है अमेरिका। बा से है ब्राजील, याद रखिए ब्राजील, ठीक है। अगली G20 की बैठक जो होगा अध्यक्ष ब्राजील ही है, याद रखिएगा। आया से मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे पोजीशन पे कौन आ गया, इंडिया। तो अब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि इंडिया से पहले 6 बड़े देश कौन से हैं। 6 बड़े देश कौन से हैं, रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें नंबर पे आता है इंडिया। अब समस्या क्या है, पेपर बनाने वाले को ये पैटर्न समझ में आ चुका कि रट्टा मार चुके हैं। उसने रशिया पूछना ही बंद कर दिया, उसने कनाडा पूछना ही बंद कर दिया, ठीक है। अब उसने चीन पूछना बंद कर दिया, क्योंकि टॉप 3 तो सभी स्टूडेंट याद कर लेते हैं। अब वो क्वेश्चन पूछने लगा, ठीक है, इन सभी देशों को क्रम में जमाइए क्षेत्रफल के आधार पर। तो अब समस्या ये आती है कि अमेरिका सबसे बड़ा है कि ब्राजील सबसे बड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है। दिमाग में हमेशा ऑस्ट्रेलिया पहले आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप का नाम सुना होता है, जबकि महाद्वीप का नाम ओसेनिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं होता। क्लियर है। तो ऑस्ट्रेलिया, यहां से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, ये वाली ट्रिक बड़ी काम आती है। हम ट्रिक बहुत कम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो ट्रिक से ही पूछी जाती हैं। तो ये मालूम पड़ा कि भाई भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये मालूम पड़ा कि भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और ये मालूम पड़ा कि भारत की 7th पोजीशन है। तो भारत से आगे वाले देश कौन कौन से हैं जो 6वें नंबर 1 से लेकर 6वें स्थान पर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहला बात तो भारत काय में आता है, भारत दक्षिण एशिया में आता है। भारत कौन से एशिया में आता है, दक्षिण एशिया में आता है, याद रखिए। कौन से गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। और देशांतर की बात करेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर मालूम पड़ गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मालूम पड़ गया, और कौन से एशिया में आता है, याद रखिएगा साउथ एशिया में है हम, दक्षिण एशिया में आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, इंडोनेशिया, ये कंट्री आते हैं जिनको हम विश्व के भूगोल में अच्छे से पढ़ेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारत का देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार क्या है। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार कितना है। जब हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की, ठीक है, यानी आपके लैटिट्यूड पोजीशन की, ठीक है, तो भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 मार्कर में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी हम देखेंगे, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड प्री में कौन कौन से क्वेश्चन आ गए हैं, इससे रिलेटेड मेंस में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसकी चर्चा भी हम वीडियो में करेंगे, चर्चा करेंगे, इस लेक्चर में करेंगे, याद रखिएगा। क्लियर है, ताकि एक आइडिया लगेगा कि हमने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। पढ़ते तो बहुत सारा है हम, ठीक है, लेकिन हमें वो पढ़ना है जो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। केवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, जानकारी इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है, उसका इस्तेमाल ना कर पाए। तो एग्जाम में मालूम होना चाहिए कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, वो आपको पढ़ते समय मालूम होना चाहिए कि हम जो एक लाइन भी पढ़ेंगे उस एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। केवल अनावश्यक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है कि सब कुछ बटोर लिया किसी को समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए, याद रखिए, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं पढ़ना है, हमें हर एक लाइन वो पढ़नी है जिससे हमारा एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक पेपर सॉल्व होता हो, हमारा मेंस के आंसर राइटिंग में काम आता हो, हमारा डेटा मजबूत होता हो, हम अपनी बात को साबित कर सके। हमें वो डेटा पढ़ना है, अनावश्यक डेटा नहीं पढ़ना है। तो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार मेंस में लिखने को आ चुका है 3 मार्कर में। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, वैसे तो आप विश्व के भूगोल में पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, लेकिन हम विस्तार की समझ रहे हैं। अब विस्तार को समझते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं
8 डिग्री अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब आपको लगेगा कि 8 डिग्री 37 डिग्री है क्या? याद रखिएगा, तो ये है हमारा अक्षांशीय विस्तार। हम कन्याकुमारी से शुरू करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। हमने पहले भी कहा था कि भारत साउथ लैटिट्यूड में नहीं आता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आता है। कहां पर आता है? केवल उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या है? हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड, ये हमारी अक्षांशीय स्थिति है। अक्षांश हमेशा काय में होते हैं? नॉर्थ और साउथ में होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन साउथ में हम आते नहीं, हम तो नॉर्थ में आते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। और हमारा देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या है हमारा? याद रखिए, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बात किसकी हो रही है? पूर्वी देशांतर की, क्योंकि हम पश्चिम देशांतर में नहीं आते, हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं आते, हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो याद रखिएगा, आंसर क्या आएगा? यहाँ आएगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है हमारा? 97 डिग्री 25 मिनट आपके ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये हो गया हमारा देशांतरी विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार भी मालूम पड़ा, देशांतरी विस्तार भी मालूम पड़ा, और हर चीज को हम ज्योग्राफी में मैप पर जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी मैप से ही आती है, लिखने से नहीं आती, पैराग्राफ रट्टा मारने से नहीं आने वाली। मैप को ही बनाना सीखना पड़ेगा, और इंडिया का मैप केवल देखना ही नहीं है, बनाना भी है आपको। क्लियर है? अब देखिए एक और इंफॉर्मेशन आती है कि भाई ये तो मालूम पड़ गया अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार नॉर्थ है, ये मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन की बात हो रही है, हेमिस्फीयर की बात नहीं हो रही है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक की वो लंबाई है, वो कितनी है? ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है। चलिए चेंज कर लेते हैं लाइन को, ठीक, थोड़ा सा दिखने लगेगी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है? ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक है 3214 किलोमीटर। तो भारत का हम बात करें तो भारत नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना फैला हुआ है? 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर तक भारत का विस्तार है। तो ये मालूम पड़ गया हमें भारत के विस्तार के बारे में। अक्षांशीय विस्तार पड़ा, देशांतरी विस्तार पड़ा, उत्तर से दक्षिण पड़ा, पूरब से पश्चिम विस्तार भी हमने जानने का प्रयास किया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी हम देख रहे हैं केवल परिचय वाले टॉपिक। ये परिचय वाले टॉपिक से 3 मार्क का क्वेश्चन खूब सारे बन सकते हैं। 11 मार्क का क्वेश्चन बनने की संभावना कम होती है, लेकिन 3 मार्क के क्वेश्चन की संभावना ज्यादा होती है। और किसी भी टॉपिक का पहला इंट्रो तो आपको मालूम होना चाहिए कम से कम। तो ये हो गया हमारे अक्षांश के विस्तार के बारे में, और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम विस्तार के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर भी। तो हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा, भारत कभी भी पश्चिम में नहीं आता। याद रखिए, भले ही गुजरात के इलाकों तक पहुंचेगा 68 डिग्री 7 मिनट, भले ही गुजरात पश्चिम में है भारत के, लेकिन देशांतर में पश्चिम मत लगा दीजिएगा। ये क्वेश्चन आ भी चुका है 2015 पीएससी में। क्लियर है? अब देखें क्षेत्रफल की बात करें तो हमने देख लिया विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। एरिया की बात करें विश्व के क्षेत्रफल का, ये भी हमने देख लिया, 2.42% विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। हमने ये भी देख लिया कि पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। तो पहले डेटा को हमने मैप पर देखा, ताकि मैप पर पढ़ने से ये फायदा होता है, दिमाग में छप जाती है इमेज, याद रखिए। उसके बाद हम थ्योरी पे आएंगे। तो अभी देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पहले मैप पर देखा। मैप पर देखने से लोकेशन क्लियर हो गई आपको मालूम पड़ गया कि 37 डिग्री की बात हो रही तो है क्या 37 डिग्री। आपको मालूम पड़ा कि 8 डिग्री 4 मिनट की बात हो रही तो 8 डिग्री 4 मिनट है क्या। क्लियर है? तो पहले चीजों को मैप पर पढ़िए और फिर थ्योरी पढ़िए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाती है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी मेंस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, देखिएगा 2019 से 20 या 21 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको राज्यों के नाम लिखने थे। अब आपको लगता है कि क्वेश्चन बड़ा टफ आएगा, बड़ा अजीब गरीब क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है उसी से क्वेश्चन बनते हैं, उसी से प्रश्न बनते हैं। अब हमसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भाई कर्क रेखा, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री तक हमारा विस्तार है। ठीक है, याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री, ठीक है, आपके 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक हमारा विस्तार है। यहाँ पे आप जानते होंगे एक होती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। अब कर्क रेखा का मान कितना होता है? कर्क रेखा का मान होता है 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी उत्तरी अक्षांश। उत्तरी में ही आता है भारत, और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो यहीं से प्री वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, यहीं से मेंस वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। अब प्री वाले क्वेश्चन, मेंस वाले क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो देखिए।
पहला सा क्वेश्चन बनता है कि भाई कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है तो कितने राज्यों से गुजरती है। याद रखिएगा, तो बड़ा आसान टॉपिक हो जाता है। ठीक है, एक होता है गुजरात, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। दूसरा होता है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है ठीक है पश्चिम बंगाल, सातवां है आपका त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है कौन सी कर्क रेखा। अब यहां से बड़ा सबको याद है, मेंस में लिखने को भी आ चुका 2019-20 के पेपर में, देखिएगा 3 मार्कर में लिखने को आया था कि कर्क रेखा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। लेकिन अब पेपर थोड़ा सा और टफ हो जाता है कि सबसे ज्यादा लंबाई किस कहां पर होगी, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कौन से राज्य में होगी। सीधी सी बात है, राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। और राजस्थान से बहुत छोटा टच करता है, लेकिन मध्य प्रदेश के तो सेंटर से गुजरती है। यही कारण है कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में आती है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है मध्य प्रदेश में। तो बस क्वेश्चन बनाना सीखिए, बस पढ़ना नहीं है। पढ़ते सब हजारों लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग पढ़ रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हैं उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई, ये जानिए। ठीक है, कर्क रेखा जरूरी नहीं जाके देख के आएंगे, विदिशा में देख के आए, फोटो खिंचा के सेल्फी खींच ली, महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण है कि कर्क रेखा से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो 8 राज्यों से गुजरती है, मालूम पड़ा। सबसे लंबी सीमा कहां से है, सबसे लंबाई कहां पर है कर्क रेखा की, ये भी आपको मालूम पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मालूम पड़ा कर्क रेखा के बारे में। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, कर्क रेखा के अलावा एक महत्वपूर्ण रेखा होती है भारतीय मानक समय रेखा। अब भारतीय मानक समय रेखा क्या होती है, ठीक है, उसको भी देखेंगे अभी हम। चलिए ठीक है, अब भारतीय मानक समय रेखा को पढ़ने से पहले जरूरी है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना कि भाई समय रेखा होती क्या है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था कि एक लाइन होती है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक। ठीक है, उसे हम कहते हैं 0 डिग्री की ग्रीनविच लाइन। ठीक है, जीएमटी लाइन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इस जीएमटी के ईस्ट में क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इस जीएमटी के वेस्ट में क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये कई सारी लाइनें पास होती हैं, आपस में जाके मिलती हैं नॉर्थ और साउथ पोल से, याद रखिएगा। इन्हें कहते हैं देशांतर रेखा। इनमें से एक रेखा हमारे ऊपर से भी गुजरती होगी, इंडिया के ऊपर से भी गुजरती होगी। तो हम कौन सी रेखा को बेस मानकर अपने समय की गणना करेंगे, उसी रेखा को कहा गया भारतीय मानक समय रेखा। तो हमने किसको बेस मान लिया, हमने बेस मान लिया 82.5 डिग्री की मानक रेखा को। तो 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा को हमने क्या मान लिया, अपना भारतीय मानक समय रेखा मान लिया। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि 82.5 डिग्री की, याद रखिए कि 82.5 डिग्री की जो मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है, 82.5 डिग्री कौन सी, ईस्ट या वेस्ट। हम काय में आते हैं, हम आते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइन गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है। और कितने राज्यों से गुजरती है, 5 स्टेट से गुजरती है, 5 राज्यों से ये गुजरती है। ये भी जानकारी मालूम पड़ी। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, ये 5 राज्य बड़े आसान हैं, आपने सुने भी होंगे। एक है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, याद रखिए पहला कौन सा हो गया, यूपी, उत्तर प्रदेश। एक है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक है हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। ठीक है, एक आता है उड़ीसा, और एक है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। अब मेंस में क्वेश्चन क्या आ सकता है, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्कर के लिए कि भारतीय मानक समय रेखा। अब क्या लिखेंगे भारतीय मानक समय रेखा में, आपको तथ्यात्मक जानकारी लिखनी है कि 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ये 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मिल गए नंबर। और क्या लिख देंगे, 2 लाइन में 3 लाइन मिलेंगी आपको, उसमें आप क्या क्या लिख देंगे। तो बस बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसी डेटा को हमने इस्तेमाल किया, प्री में क्वेश्चन आ जाएगा कौन से राज्य से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि एमपीपीएससी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश से गुजर रही है रेखा, तो आपने एमपी में पढ़ा होता है, याद रखिए कि भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश में कहां से गुजरती है, कौन से जिले से गुजरती है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, याद रखिए। वो जिला कौन सा है, सिंगरौली, याद रखिएगा। तो जब भी आप चीजों को पढ़ा करें तो उसको एमपी के रेफरेंस में भी देखें। ठीक है, कि एमपी के रेफरेंस, क्योंकि एमपीपीएससी का पेपर है तो एमपी के रेफरेंस में ही पढ़ना जरूरी हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। हमने देखा कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है। अब जब उत्तर पश्चिम दक्षिण विस्तार देख लिया है तो ये भी तो मालूम होना चाहिए कि 37 डिग्री 6 मिनट की बात हो रही थी, वो पॉइंट कहां पर आएगा। भारत में उसे कहते हैं नॉर्दर्न पॉइंट, उत्तरी बिंदु। क्लियर यहां तक, इसे कहते हैं उत्तरी बिंदु। ये क्या है हमारा उत्तरी बिंदु। जो हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, वो कहलाता है हमारा पूर्वी बिंदु। ठीक है, तो उत्तरी बिंदु हो गया, पूर्वी बिंदु हो गया। जहां से हमने शुरू किया था 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी याद रखिए 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पश्चिमी बिंदु हो गया। भले ही देशांतर पूर्वी है लेकिन भारत की पश्चिमी सीमा है अपने आप में। और जहां से हम शुरू करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से, लेकिन वहां से हम दक्षिणी बिंदु नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो है अंडमान निकोबार।
अंडमान निकोबार का विस्तार बहुत नीचे तक है, याद रखिएगा। तो हम मुख्य भूमि का तो हम अक्षांशीय देशांतरी विस्तार निकालते हैं, लेकिन जैसे ही अंडमान निकोबार को जोड़ते हैं तो हम अंडमान निकोबार से निकालते हैं। इसलिए अंडमान निकोबार में आता है हमारा दक्षिणतम बिंदु, जो 8 डिग्री 4 मिनट पे नहीं होगा, जो होता है 6 डिग्री 4 मिनट पे, याद रखिएगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये हमारा आपका दक्षिणी बिंदु है, सदर्न पॉइंट है। अब यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हमारा उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है और पश्चिमी बिंदु क्या है। क्लियर है, याद रखिए। अब यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के उत्तर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सीमाओं के बिंदु हैं, उन पर चर्चा कीजिए या उन पर एक लेख लिखिए। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि पूर्वी पश्चिम दक्षिण और उत्तर लिखा हुआ है और पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर के आगे आपके बिंदु लिखे, उसमें आपको जोड़ी मिलाना है। या ये क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा बेमेल को छाटिए, बेमेल वाला छाटने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। जो उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो उत्तरी बिंदु कहां पर आता है, इंदिरा कॉल। क्या नाम है इसका, इंदिरा कॉल। पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो आंसर क्या आएगा, गोहर मोती। क्या नाम है, गोहर मोती। पहले अगर आप पुरानी बुक्स पढ़ रहे हैं या अगर आपने देखा होगा अपडेट नहीं है तो लिखा होगा सरक्रिक, याद रखिएगा। तो सरक्रिक नहीं है, सरक्रिक को चेंज कर दिया, अब क्या हो चुका है, गोहर मोती। ये क्या है, भारत का पश्चिमी बिंदु है। ये पश्चिमी बिंदु कहां पर आता है, गुजरात में आता है। लेकिन अब भारत के पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु भी चेंज हो चुका है, याद रखिए। पहला था वांगलू, क्या था, वांगलू, याद रखिएगा। क्या था, वालंगू। अब क्या हो चुका है, अब आता है किबिथु। अब क्या है, किबिथु। अब भारत का पूर्वी बिंदु कौन से राज्य में होगा, ये भी मालूम होना चाहिए। आपके अरुणाचल प्रदेश में आता है। कहां पर आता है, अरुणाचल प्रदेश में आता है। भारत का पश्चिमी बिंदु कहां पर आता है, भारत का पश्चिमी बिंदु आपके गुजरात में आता है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारत का उत्तरी बिंदु कहां पे आता है। उत्तरी बिंदु के लिए आपको नया वाला मैप देखना होगा। याद रखिए, पहले हम देखते थे जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो उत्तरी बिंदु किस में लगेगा, लद्दाख में लगेगा कि जम्मू कश्मीर में लगेगा, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंदिरा कॉल जो आता है हमारा उत्तरी बिंदु, ये आता है लद्दाख में, याद रखिए लद्दाख में आता है। जम्मू कश्मीर आंसर लगा के मत आ जाइएगा, लद्दाख में लगाइएगा आंसर। दक्षिणी बिंदु कहां पे आता है, दक्षिणी बिंदु आता है अंडमान निकोबार में। और निकोबार में भी कौन से पार्ट में आता है, ग्रेट निकोबार में। याद रखिए कहां पर आता है, ग्रेट निकोबार में। तो ऐसे कई सारे हमारे टॉपिक बन जाते हैं कि भारत के उत्तरी दक्षिण पूर्वी पश्चिम बिंदु के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन प्री में महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक मानक समय रेखा हमने पढ़ी ली है। याद रखिएगा भारतीय मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री की होती है। क्लियर है यहां तक। अब 82.5 डिग्री की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, ये भी हमें मालूम है। ठीक है, मानक समय को हमने पैमाना मान लिया है, याद रखिएगा। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा लॉजिकल कि भाई मानक समय रेखा की बात हो रही थी और मानक समय रेखा हमने गुजारी है कहां से, 82.5 डिग्री को बेस माना है। ठीक है, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध है, याद रखिए पूर्वी गोलार्ध में आता है 82.5 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, IST लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है ये, IST। तो 3 मार्कर में लिखने को आ सकता है, याद रखिएगा IST क्या है। अब यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया भी जाता है, देखिएगा 1 डिग्री, क्योंकि जो देशांतर रेखा है उनकी कुल संख्या 360 है, तो 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो पृथ्वी है वो कहां जा रही है, वो घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, और सूर्योदय होता है पूरब से, और सूरज कहां जा रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो सूरज पीछे की ओर जा रहा है और पृथ्वी आगे की ओर जा रही है। बीच वाली लाइन कहलाती है GMT लाइन। ठीक है, क्या कहलाती है, ग्रीनविच लाइन कहलाती है, GMT लाइन। इसके अलावा कई सारे हमने देखे थे कि 360 लाइन होती है, क्या ये कहलाती है आपकी देशांतर लाइन। तो हर 1 डिग्री पार करने में 360 डिग्री की लाइन होती है, 1 डिग्री की 1 लाइन होती है, 360 लाइन होंगी। यानी हर 1 डिग्री को पार करने में सूरज को कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। इसका मतलब अगर सुबह यहां से निकला है सूरज, ठीक है, अब ये है कितना, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर सूरज यहां पर निकला है और सूरज को पहुंचना है कहां पर, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, तो कई सारे डिग्री पार करने पड़ेंगे, लगभग 30 डिग्री पार करने पड़ेंगे, याद रखिएगा। क्लियर यहां तक, कितने डिग्री पार करने पड़ेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 29 समथिंग आता है, 30 डिग्री पार करने पड़ेंगे। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले निकल जाएगा और सबसे आखिरी में कहां निकलेगा, गुजरात में निकलेगा। यही कारण है क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में, भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच में कितने समय का अंतराल है। अगर 1 डिग्री 4 मिनट लगते हैं तो इसका मतलब है कि 15 डिग्री में क्या लगेगा, 60 मिनट लगेंगे, यानी 1 घंटे का समय लगेगा। इसी को 15 डिग्री को हम क्या कहते हैं, 1 टाइम जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 टाइम जोन कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होगा कि 1 टाइम जोन हो गया 15 डिग्री का, और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। इसका मतलब इंडिया में कितने टाइम जोन होने चाहिए,
इंडिया में 2 टाइम जोन होने चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो कि 15-15 डिग्री के 2 टाइम जोन है। अब 15 डिग्री का टाइम जोन है, एक टाइम जोन 60 मिनट का है, तो 2 टाइम जोन 120 मिनट के हो गए। इसका मतलब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो आपका डिस्टेंस है टाइम का, वो कितने घंटे का अंतर होगा? वो होता है 2 घंटे का अंतर होता है। क्लियर है? लेकिन हम इसको नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? हम मानते हैं, याद रखिए, मिर्जापुर से। क्या से निकालते हैं? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकालते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर को बेस मानकर हम क्या निकालते हैं? अपना समय की गणना करते हैं। काली मैया वाली जगह मिर्जापुर, वहीं से निकालते हैं हम लोग क्या? अपना 82.5 डिग्री का भारतीय मानक समय रेखा निकालते हैं। यही भारतीय मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है, लेकिन निकालेंगे कहां से? केवल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। क्लियर है यहां तक? तो ये मालूम पड़ा देशांतरी विस्तार क्यों महत्वपूर्ण जानना जरूरी होता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हमारे मानने से सूरज बाद में निकलेगा, सूरज तो पहले ही निकलेगा, लेकिन हमने क्या समय की गणना कर ली? हमने समय की गणना कर ली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। लेकिन आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में, ठीक है, कितने समय का अंतराल होता है? 2 घंटे का अंतराल होता है, क्योंकि 2 टाइम जोन होते हैं। हर एक टाइम जोन 15 डिग्री का होता है। हर एक 15 डिग्री को पार करने में 1 घंटे का समय लगेगा। स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले 2 टाइम जोन थे। उसका नाम होता था, एक टाइम जोन कहलाता था मुंबई टाइम जोन या बॉम्बे टाइम जोन कहलाता था। याद रखिएगा, बॉम्बे टाइम जोन कहलाता था, और एक कहलाता था कलकत्ता टाइम जोन। क्लियर है? एक कहलाता था कलकत्ता टाइम जोन। ठीक है, कलकत्ता टाइम जोन। ये 2 टाइम जोन थे, लेकिन आजादी के बाद हम देखें, हमने एक ही को पैमाना माना और एक ही को आधार माना है। याद रखिएगा, इसके अलावा बड़े लंबे समय से मांग उठती भी आ रही है। ठीक है, इसे कहते हैं टी गार्डन टाइम जोन, या याद रखिए असम टाइम जोन। ठीक है, टी गार्डन टाइम जोन। असम के जो टी इलाके होते हैं, हम सब जानते हैं कि असम चाय के उत्पादन में सबसे आगे है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या आती है टाइमिंग को लेकर, यहाँ अलग से टाइम जोन की मांग उठती आ रही है। उसी कारण से 3 मार्कर का क्वेश्चन बन जाता है, ये टी गार्डन टाइम जोन क्या होता है। ठीक है, या टी गार्डन या असम टाइम जोन भी कहते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्कर में खूब सारे बन सकते हैं, याद रखिएगा। इसकी चर्चा हम मेंस के क्वेश्चन में अलग से करेंगे। तो ये है हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में? 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा से क्वेश्चन जो आ सकते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, उसका पैमाना क्या है, उसके कारण से कितने डिफरेंस का अंतर आता है। भारत में 2 टाइम जोन पहले थे, नया टाइम जोन की मांग उठने लगी है, वो कहलाता है असम गार्डन टी गार्डन टाइम जोन कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये मालूम पड़ गया हमें कि 2 टाइम जोन गुजरते हैं इंडिया से, याद रखिए, 5.5 घंटे का अंतराल है, या तो मालूम ही है हमें पहले से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पड़ोसी राज्यों के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में। अब ये पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि भाई पड़ोसी देश कौन कौन से हैं हमारे। ठीक है, याद रखिए, तो यहाँ से हमारे पड़ोसी देशों से जानकारी होनी चाहिए। जहां पे आप रहते हैं आसपास के पड़ोसी आपको डिसाइड करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो बड़ा सिंपल डेटा तो याद कर लेते हैं हम कि भाई हमारे सीमा जो लगती है वो 7 देशों से लगती है। कहां पर? स्थल से। ठीक है, तो 7 देशों से लगती है स्थल सीमा। ठीक है, स्थल सीमा लगती है, और जल सीमा लगती है 2 देशों के साथ। ये मालूम जानकारी होनी चाहिए। तो जल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 2 देशों के साथ लगती है, और थल सीमा लगती है 7 देशों के साथ। लेकिन इतने डेटा से क्वेश्चन तो आता नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन तो पीएससी पूछेगी भी नहीं। तो जानकारी क्या होनी चाहिए, इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पड़ोसी जो स्थल वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं? एक है चीन, याद रखिए। एक तो पड़ोसी देश कौन सा है हमारा? चीन। दूसरा महत्वपूर्ण पड़ोसी देश कौन सा है हमारा? एक है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। क्या नाम है इसका? पाकिस्तान। एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, याद रखिए, वो है हमारा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। 7 पड़ोसी देश लगते हैं हमारे स्थल सीमा से। तो एक हो गया चीन, एक हो गया पाकिस्तान, एक हो गया अफगानिस्तान। एक होता है नेपाल, एक पड़ोसी देश है हमारा नेपाल। ठीक है, एक है हमारा भूटान, एक है म्यांमार। याद रखिए, यहां से क्वेश्चन आ भी चुका है, 2020 पीएससी में क्वेश्चन आया था कि हाल ही में कौन से भारत के किस पड़ोसी देश में आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है, ऑंग सांग सू की को गिरफ्तार कर लिया गया था, याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ये तो हो गए कौन से हमारे स्थल सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश। और कुछ पड़ोसी देश हमारे जल सीमा से लगते हैं, उसका नाम है, एक है श्रीलंका, ठीक है, और एक है मालदीव। अब ये वाले जो देश हैं इनको अलग से टॉपिक्स में पढ़ते हैं हम, क्योंकि हम जब आइलैंड्स पढ़ते हैं तो आइलैंड्स में हम आपके मालदीव और श्रीलंका के संबंध में अलग से जानकारी हासिल कर लेते हैं। क्लियर है? लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल किसकी? स्थल सीमा से लगने वाले देशों की। तो स्थल सीमा से लगने वाले देश तो आपको मालूम पड़ गए, बड़ा आसान है। कई बार आपने घर में मैप लगा होगा, 50 बार देखा भी होगा। लेकिन क्वेश्चन बनाना सीखिए। यहां से प्रश्न क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है?
ठीक है, अब देखिए देखने में 7 देश लग रहे हैं स्थल सीमा से, लेकिन क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी सीमा किससे लगती है। अब ये पैटर्न याद कर लेते हैं, सभी लोग याद कर लेते हैं, सबसे बड़ी सीमा, सबसे छोटी सीमा आती ना, बुक्स आती मार्केट में बहुत सी, बड़ी सबसे कौन कब क्या, सबसे छोटा सबसे बड़ा, ऐसी चीजें सब याद कर लेते हैं, डेटा, इसी डेटा के पीछे भगते रहते हैं हम लोग। अब यहां से क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है। सबको मालूम होगा, देख के तो बहुत से लोग आंसर लगा देंगे चाइना, जबकि आंसर गलत है। सही आंसर क्या आएगा, बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश। उसके बाद किससे लगती है, चाइना से, फिर किससे लगती है, पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से, भूटान से, और आखिर में अफगानिस्तान से। सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान से, सबसे बड़ी सीमा लगेगी आपके बांग्लादेश से। अब इसको याद कैसे रखा जाए, जैसा भी हमने देखा था कि भारत की हमने देखा था कि भारत की रैंक 7th रैंक पोजीशन पर है। जैसे हमने एक ट्रिक बनाई थी, ऐसी इसकी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, इसको कहते हैं बचपन MBA। क्या नाम है इसका, बचपन MBA। ये सबसे आसान ट्रिक है, ठीक है। देखिएगा, बचपन MBA लिखिए, बचपन के बाद इसका इंग्लिश शब्द लिख दीजिए BCP और N, ठीक है, याद रखिएगा, और लिख दीजिए MBA। बात एक ही हो गई, बचपन MBA। सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है, B फॉर बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा किससे लगेगी, बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, चीन। तीसरे नंबर पे कौन आता है, पाकिस्तान, याद रखिए, ठीक, पाकिस्तान। ठीक, चौथे पे कौन आएगा, नेपाल। चौथे पे कौन आता है, नेपाल। पांचवे पर म्यांमार, ठीक है, तो बड़ा आसान हो जाता है, आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। छठवे पर भूटान, और आखिरी में कौन लगता है, 7वां अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। तो आसान हो जाता है ये पढ़ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमेशा बांग्लादेश ही पूछेंगे। अब बांग्लादेश में नहीं पूछा एग्जाम में, मान लीजिए, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बांग्लादेश भी नहीं पूछ रहे हैं, चीन भी नहीं पूछ रहे हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान में सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, ठीक है, या पड़ोसी देशों को, भारत के पड़ोसी देशों को उनके क्षेत्रफल के हिसाब से, या सॉरी सीमाओं के आधार पर उनको जमाइए, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो गलती से भी पेपर बनाने वाला बांग्लादेश या चीन ऑप्शन डालेगा ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है, आपने पहला वाला ऑप्शन याद कर लिया होगा, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। ऐसे में क्या आता है, ये वाला फॉर्मूला हमेशा काम आता है, ये ट्रिक हमेशा काम आती है। जब भी किसी को हटा भी दोगे तो फॉर्मूला चेंज तो होगा नहीं। अगर 4 ऑप्शन डालेगा, पूछा गया सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, तो लगा दीजिए पाकिस्तान से, क्लियर है। अगर 4 पीछे का डालेगा, पूछा गया अफगानिस्तान शामिल नहीं भी है, और पूछा गया सब बताइए सब छोटी सीमा किससे लगती है, लगा दीजिए भूटान से। तो बचपन MBA वाले ट्रिक पढ़ने से ये फायदा होता है कि ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होते। ये क्वेश्चन गलत होते हैं तभी सिलेक्शन से बाहर होते हैं लोग। कोई कठिन क्वेश्चन सभी लोग मालूम होते हैं, सिंपल क्वेश्चन कभी कभी क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मालूम पड़ा हमें अपने सीमाओं के बारे में, ठीक है। हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से देश में है, सॉरी हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और इनसे कौन सा हमारा क्षेत्र लगता है। अब बात आती है इनकी सीमाओं के बारे में। इनकी सीमाएं डिसाइड की गई हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब कौन कौन सी सीमाएं हैं वो भी मालूम होना चाहिए आपको, इनका नाम क्या क्या दिया गया है, इनकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, ठीक है, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, इसे क्या कहते हैं, बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। गलती से भी LOC मत लिख दीजिएगा, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ क्या है, ये कब ड्रॉ की गई थी, कब एस्टेब्लिश की गई, 1947 में बॉर्डर कमीशन बनाया गया था, सीमा आयोग बनाया गया था। याद रखिए, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई थी, पाकिस्तान का भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की स्थापना हुई। यही कारण इसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1947 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसके अलावा देखिए, एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है हमारा, कौन सा, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ हमारी। तो अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन से राज्य या कौन से केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। तो ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा, पुरानी बुक्स पढ़ी होंगी तो उसमें लिखा होगा जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है। अब नहीं लगती है। अब क्यों नहीं लगती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब ये है और लद्दाख ये है। यही कारण है किसकी सीमा लगती है, लद्दाख की सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, और इसे हम कहते हैं डूरंट रेखा। क्या कहते हैं, डूरंट रेखा। ये डूरंट रेखा कब एस्टेब्लिश की गई, 1893 में एस्टेब्लिश की गई थी ब्रिटिश सरकार के समय, 1893 में। और यही डूरंट रेखा क्या होती है, यही डूरंट रेखा आगे जाकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा बन जाती है। तो यानी डूरंट रेखा 2 देशों की सीमा निर्धारित करती है, हमारी और पाकिस्तान की, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। तो हम अपने संदर्भ में पढ़ें तो हमारे संदर्भ में देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा क्या है, डूरंट रेखा कहलाती है, 1893 में स्थापित हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी। फिर आती है सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो है चीन, ठीक है। अब चीन की बात हो रही है कि चीन के साथ कौन सा बॉर्डर शो करते हैं हम, याद रखिए। तो चीन के साथ हम जो सीमा डिसाइड करते हैं वो कौन सी है, वो है मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा। अब मैकमोहन रेखा जो है उसको हम तो मानते हैं लेकिन चीन नहीं मानता। यही कारण है कि 1995 में
देखिए LAC लाया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाया गया पीवी नरसिंह राव के समय। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला सिस्टम है, उसी को हम लोग अभी हम लोग मुद्दा बना होता है हमारे यहाँ। याद रखिए वो चाइना कभी कभी उसी सीमाओं का अतिक्रमण करता रहता है। तो मैकमोहन रेखा जो रेखा है जो ब्रिटिश शासन के समय खींची गई थी, वो कब एस्टेब्लिश हुई? वो हुई थी 1914 में। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा है जो 1914 में ब्रिटिश शासन के समय निर्धारित की गई थी। क्लियर है? अगर ऐसे क्वेश्चन आकर आते हैं 3 मार्कर में कि मैकमोहन रेखा, अब 3 मार्कर लिखना है तो क्या लिखेंगे? 3 मार्कर लिखते समय बड़ा आसान हो जाता है इस टॉपिक को क्लियर करना कि भाई 1914 में भारत और चीन के बीच में ब्रिटिश शासन के दौरान एक सीमा निर्धारित की गई जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। बस खत्म। तो 3 मार्कर के आंसर लिखने के लिए आपको जरूरी है कि प्री का डेटा अच्छे से पढ़ा हो और प्री के टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हो। तो हम मेंस और प्री एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम मालूम रहे कि हमें लिखना क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? हम किताबों के पीछे ना भागें, हम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना सीख सके कि इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमें कैसे आंसर प्रेजेंट करना है और प्री के क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करने हैं। अब इस टॉपिक से प्री वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? इस टॉपिक से प्री वाले क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि भाई भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है, या जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। एक में लिखा हो डूरंट रेखा, एक में लिखा हो आपके, ठीक है, जैसे रेड क्लिफ रेखा, एक मैकमोहन रेखा, पाक जल संधि। पाक रेखा, पाक जल संधि क्या है? एक वाटर स्टेट है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ये भी मालूम होना चाहिए। पाक जल संधि अलग करती है। कोको जल संधि म्यांमार और कोको आइलैंड को अलग करती है, भारत और म्यांमार को अलग करती है। आइलैंड वाले टॉपिक में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन कहते हैं जिनको हम, या फिर मेंस में लिखने को आ सकते हैं 3 मार्कर। अब इस टॉपिक से कोई 5 मार्कर 11 मार्कर नहीं आ सकता, बस धीरे धीरे आपको यही सीखना है कि इस टॉपिक को पढ़ते समय इस पर हमें कितना फोकस करना है। इस टॉपिक से क्या 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं कि 5 मार्कर आ सकते हैं कि 11 मार्कर आ सकते हैं। एक बार इस पैटर्न को आप समझ गए कि किस टॉपिक में हमें कितनी मेहनत करनी है तो बस दिशा मिल जाती है, याद रखिए। तो ये मालूम पड़ा हमें किसके बारे में? हमारे पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आजकल बड़ा इशू चल रहा है कि जब नेपाल ने नया मैप जारी किया था 2 साल पहले आपके कोरोना के दौरान, तो बड़ा विवाद हुआ था कि नेपाल ने नया मैप जारी कर दिया था नेपाल को लेकर, ठीक है, याद रखिए, भारत और नेपाल सीमा को लेकर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत और नेपाल की सीमा है वो कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखिएगा एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? काली नदी। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि काली नदी क्या करती है? काली नदी नेपाल और भारत के बीच की सीमा बनाती है। तो एक और इंफॉर्मेशन मालूम पड़ी आपको काली नदी के बारे में। अब ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बन जाते हैं क्योंकि हम रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंट, पाक जल संधि, पाक वाटर स्टेट ये तो खूब पढ़ते रहते हैं, लेकिन नेपाल का इशू बड़ा करंट का इशू चल रहा है अभी, याद रखिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, नेपाल ने जब कोरोना के समय नया मैप जारी किया तो भारत ने आपत्ति भी उठाई थी। तो काली नदी क्या करती है? काली नदी डिसाइड करती है भारत और नेपाल की सीमा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, इसके अलावा देखिए म्यांमार की बात करें तो म्यांमार को लेकर ऐसी कोई सीमा नहीं है, भारत वो म्यांमार को लेकर कोई नाम नहीं है। भारत और म्यांमार को लेकर हमने भारत म्यांमार बॉर्डर ही कहा जाता है, सीमा रेखा नहीं कहा जाता। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारित करती है? तो भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारित करती है अराकान योमा पर्वत श्रेणी। आपने सुना भी हो रहा, अराकान योमा पर्वत श्रेणी। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बनता भी, ये क्वेश्चन देखिएगा उत्तर प्रदेश पीएससी में क्वेश्चन आया था, वहीं से उठा सकते हैं क्वेश्चन, हो सकता है पीएससी वहां से ही क्वेश्चन उठा दे। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना भी होती है कि भाई अराकान योमा रेंज कौन से 2 देशों के बीच में सीमा निर्धारित करती है? भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करती है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई भारत और बांग्लादेश की सीमा क्या है? याद रखिए भारत और बांग्लादेश की सीमा तो वही होगी जो रेड क्लिफ रेखा है, क्योंकि बंटवारे के बाद, ठीक है, एक बना पूर्वी पाकिस्तान, एक बना पश्चिमी पाकिस्तान। तो सीमा जो आयोग के चेयरमैन कौन थे? चार्ल्स रेड क्लिफ, उन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ रेखा रखी गई है, नाम रखा गया है। तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा तो कॉमन एक ही नाम होगा, तो एक ही नाम है। लेकिन क्या हुआ, 1970 में चलाया गया था ऑपरेशन जीरो, याद रखिए। तो ऑपरेशन जीरो लाइन बनाई गई थी। ऑपरेशन जीरो लाइन जो है वही हमारी कहलाती है भारत और बांग्लादेश की सीमा। तो ऑपरेशन जीरो लाइन जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, इसे कहते हैं ऑपरेशन जीरो लाइन। क्लियर है? याद रखिएगा, तभी से नाम पड़ गया ऑपरेशन जीरो लाइन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन जीरो लाइन कौन से देशों का बॉर्डर है? ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी क्या है? सीमा है, याद रखिए, बॉर्डर सीमा रेखा है। क्योंकि भारत की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। यही कारण है, आपको मालूम होना चाहिए ऑपरेशन जीरो लाइन के बारे में, या कभी कभी सिंपल भाषा में इसको जीरो लाइन ही बोला जाता है, शून्य रेखा बोला जाता है। यहाँ से 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, शून्य रेखा क्या है? ठीक है, कभी कभी 3 मार्क का क्वेश्चन देखिए सिंपल से लिखे आते हैं कि शून्य रेखा क्या है, ये कौन से 2 देशों के बीच में सीमा निर्धारित करती है। ऐसे क्वेश्चन लिखते समय मालूम होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन तो मालूम हो पहले ऑपरेशन जीरो लाइन है क्या। क्लियर है यहाँ तक? तो जीरो लाइन के बारे में मालूम पड़ा कि भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा है जो, और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमा रेखा है, सबसे लंबी सीमा रेखा है। अब याद रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, देखिएगा, अगर आप मैप पर देख पा रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा एक स्टेट है, उसका नाम है त्रिपुरा। ठीक है, याद रखिए त्रिपुरा।
त्रिपुरा को देखेंगे आप तो यहां से लेके पूरा तीनों तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश की सीमा क्या है, जीरो लाइन। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि भारत तो बांग्लादेश जो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमाओं से तीनों ओर से घिरा हुआ है, उसका नाम है त्रिपुरा। इसलिए त्रिपुरा को क्या कहते हैं, त्रिपुरा को कहते हैं जीरो स्टेट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है कि जीरो स्टेट किसे कहते हैं, जीरो स्टेट यानी शून्य राज्य। अब यही क्वेश्चन मेंस में आ जाए लिखने के लिए 3 मार्कर में, ठीक है, परिचय वाले टॉपिक से जाते 3 मार्कर बन जाते हैं शून्य राज्य। अब 3 मार्कर में क्वेश्चन लिखने को आ गया शून्य राज्य, तो लिख सकते हैं आराम से। याद रखिए कि भारत का उत्तर पूर्वी राज्य अर्थात त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसे शून्य राज्य कहा जाता है। प्री में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य शून्य राज्य कहलाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है, याद रखिएगा। तो कई सारे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है अगर आप चीजों को मैप पर डिटेल पढ़ते हैं। ये मालूम पड़ा हमें भारत और भारत के पड़ोसी राज्यों देशों के साथ हमारी सीमा रेखा कौन कौन सी है। तो पहली क्या पढ़ी हमने, रेड क्लिफ लाइन भारत बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच में, ड्यूरेंट रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच में, मैकमोहन भारत चीन के बीच में, पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच में, और कोको और 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कोको जल संधि वहीं पढ़ेंगे हम। 8 डिग्री चैनल क्या है, हमारा एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है, मालदीव से अलग करता है, याद रखिएगा। तो हमारा एक आइलैंड है, इसका नाम क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है, याद रखिएगा लक्षद्वीप। और एक आइलैंड है, एक देश है हमारा पड़ोसी देश, उसका नाम क्या है, मालदीव। क्लियर है, मालदीव। इनके बीच में जो बॉर्डर बनता है वो कहलाता है 8 डिग्री चैनल। तो यहां से क्वेश्चन बनता है 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। कभी कभी लक्षद्वीप के भी एक आइलैंड का नाम पूछते हैं, कौन सा आइलैंड से अलग करता है, तो इस आइलैंड का नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है, मिनिकॉय। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है और 3 ग्रुप में बांटा गया है इसको। इसका तीसरा ग्रुप जो होता है साउथ में, उसे कहते हैं मिनिकॉय। तो मिनिकॉय अलग करता है मालदीव को, याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय को मालदीव से। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। ये आपके प्री में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से मेंस में आंसर राइटिंग भी लिखने को आ सकती है, मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आती है कोको जल संधि। कोको जल संधि बड़ी आपने सुनी होगी कई बार, आजकल विवाद चल रहा है, विवाद भी बना हुआ है, याद रखिएगा। हस्तक्षेप चलता है यहाँ पे चीन का। चाइना ने इसको म्यांमार के चलते, चाइना ने अपने इस पर अपना नेवल बेस बनाने के चक्कर में यहाँ पर कोको आइलैंड को लेकर। ये कोको द्वीप किसका हिस्सा है, कोको द्वीप है म्यांमार का, ठीक है, याद रखिएगा। तो म्यांमार का एक आइलैंड है, उसका नाम है कोको आइलैंड, कोको द्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। और हमारा आता है अंडमान निकोबार। हमारा कौन सा है, अंडमान निकोबार। तो म्यांमार और कोको आइलैंड के बीच में जो जल संधि है इसे कहते हैं कोको जल संधि, याद रखिएगा। तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि कोको जल संधि, ठीक है, कौन से 2 देशों को अलग करती है, तो म्यांमार के कोको आइलैंड को और भारत के अंडमान निकोबार को अलग करती है कोको जल संधि। तो यहां से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश लगते हैं, वो तो हमने पढ़ ही लिया है। 7 देश लगते हैं हमारी सीमाओं से। जल सीमा से कितने देश लगते हैं, 2 देश लगते हैं, श्रीलंका और मालदीव लगते हैं। इन सब चीजों को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि आइलैंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ते हैं तो एक टॉपिक आता है द्वीप समूह। भारत के भौतिक विभाजन में महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, और सारे श्रीहरिकोटा, व्हीलर द्वीप, पंबन द्वीप, इन सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, याद रखिएगा। फिजिकल डिवीजन वाले टॉपिक में, परिचय वाले टॉपिक में इसको अलग से आगे पढ़ेंगे। अब आता है एक क्वेश्चन आता है स्थल अवरुद्ध राज्य। आपने सुना होगा स्थल अवरुद्ध देश, लैंडलॉक्ड कंट्री सुनी होंगी। अब स्थल अवरुद्ध राज्य क्या होते हैं, जब हम बात करते हैं स्थल अवरुद्ध आपके देशों के बारे में, तो वहां से परिभाषा तय होती है कि ऐसे देश जिनकी सीमा महासागरों से या समुद्र से नहीं लगती है, उसे कहते हैं स्थल अवरुद्ध देश। लेकिन राज्यों की अगर हम परिभाषा तय करें तो राज्यों में क्या माना जाता है, ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र से भी नहीं लगती है और ऐसे राज्य जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से भी नहीं लगती है, ऐसे राज्यों को कहते हैं आपके स्थल अवरुद्ध राज्य। जैसे मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश की सीमा समुद्र से लगती है, नहीं लगती है। क्या मध्य प्रदेश की सीमा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश से लगती है, नहीं लगती है। यानी मध्य प्रदेश क्या हो गया, स्थल अवरुद्ध राज्य। मध्य प्रदेश की तरह ही तेलंगाना है, झारखंड है, हरियाणा है, ठीक है, ये वो राज्य हैं जो काय में शामिल होते हैं आपके, ये सब आते हैं आपके स्थल अवरुद्ध राज्यों में। तो भारत में कुल कितने स्थल अवरुद्ध राज्य हैं, 5। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना, ये 5 राज्य आते हैं आपके, ठीक है, ये 5 राज्य आते हैं आपके स्थल अवरुद्ध राज्यों में। क्लियर है यहां तक, चलिए। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, केवल जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि 5 स्थल अवरुद्ध राज्य कौन से हैं, ये भी जानना जरूरी है कि इन 5 में से सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध राज्य कौन सा है। हम जानते हैं राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, मध्य प्रदेश। तो ऐसी स्थिति में 5 में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है एरिया वाइज, तो सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। और एमपीपीएससी के पेपर में एमपी का क्वेश्चन है तो बनी जाएगा आराम से, इतनी इंफॉर्मेशन तो मालूम होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ से भी क्वेश्चन बन सकता है स्थल अवरुद्ध राज्य के बारे में।
क्लियर है? तो 5 स्थल अवरुद्ध राज्य हो गए। ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो समुद्र से लगती है और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगती है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम देखें भाई, जो हमारे बॉर्डर हमने पढ़ा है, ठीक है शुरुआत होती है स्थल की। अब स्थल सीमा यहां से शुरू होकर कहां तक जा रही है? ये हमारी स्थल सीमा है यहां तक। ये कितने किलोमीटर की है? ये कहलाती है 15,200 किलोमीटर की। यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत की जल सीमा की लंबाई कितनी है? अब देखिए दो शब्द आते हैं, एक होता है जल सीमा और एक होता है तट रेखा। ठीक है, दोनों में अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा। एक कहलाती है कोस्टल लाइन क्या होती है, एक होती है तट सीमा क्या होती है। ठीक है, जब हम जल सीमा की बात करते हैं तो जल सीमा कितनी है? 7,516.2 किलोमीटर। ये हमारी क्या है? ये हमारी जल सीमा है। लेकिन तट रेखा की बात करें तो तट रेखा होती है हमारी 6100 किलोमीटर। ये क्या है? 6100 किलोमीटर हमारी तट रेखा है। अब दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? जब हम तट रेखा की बात करते हैं तो हम केवल आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। ये वो राज्य तट से जुड़े हुए हैं। हम इसमें द्वीप समूह को, अंडमान निकोबार को, लक्षद्वीप को शामिल नहीं करते हैं। इनकी सीमाओं को शामिल, इनकी तट रेखाओं को शामिल नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की अपनी तटीय सीमाओं को शामिल कर लेते हैं तब वो क्या बन जाती है? जल सीमा। इसलिए जल सीमा ज्यादा होती है किसकी कंपैरिजन में? तट रेखा में। तो आपसे दो इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि भाई जल सीमा और तट रेखा में अंतर क्या है। बड़ा बेसिक अंतर है कि जल सीमा में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तट रेखा को भी शामिल कर लेते हैं, उनकी तटीय सीमाओं को भी शामिल कर लेते हैं। इसलिए जल सीमा का लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन तट रेखा में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और बाकी द्वीप समूहों के क्षेत्र को शामिल हम नहीं करते हैं। इसलिए तट रेखा कितनी है? जो हमारी मुख्य भूमि की रेखा है उसी को हम तट रेखा में शामिल करते हैं, जो 6100 किलोमीटर लंबी है। क्लियर है? यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है? ठीक है, हमेशा देखिए, पढ़ते समय देखिए कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, प्रश्न कैसे बन सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन बनाना सीख गए तो जरूरत ही नहीं पड़ती, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाना सीखिए। बस ये मालूम होना चाहिए, किसी चीज की इंफॉर्मेशन हो अच्छी बात है, लेकिन वो किसी काम ही नहीं आने वाली तो आपके एग्जाम में किसी काम की नहीं है, वो अपने आप में क्या है? बोझ है। क्लियर है? याद रखिएगा। तो तट रेखा से क्वेश्चन बनता है कि भाई सबसे लंबी तट रेखा किससे बनती है, या सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा? गुजरात। ऐसे क्वेश्चन कई सारे आते रहते हैं। इन चीजों को हम कई बार पढ़ने को मिलेगा। जब हम फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे, जब हम पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ेंगे, पूर्वी तटीय मैदान पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, पूर्वी घाट पढ़ेंगे, तो कई सारे क्वेश्चन में, कई सारे टॉपिक्स में ये चीजें फिर से रिपीट होंगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, क्योंकि मेंस के हिसाब से पढ़ना है तभी डिटेल पढ़ पाएंगे, केवल प्री के हिसाब से पढ़ेंगे तो डेटाबेस से ही काम चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण, हमने देखा था त्रिपुरा राज्य, शून्य राज्य के बारे में। अब मेंस में क्वेश्चन आता है शून्य राज्य क्या है। तो हम जानते हैं कि भाई जो हमारा राज्य है त्रिपुरा, ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती थी? ऑपरेशन जीरो लाइन के बाद जीरो लाइन कहलाती है। यानी तीनों तरफ से जीरो लाइन से घिरा होने के कारण क्या कहते हैं? शून्य राज्य कहते हैं। तो ये मेंस का आंसर राइटिंग भी हो गई। और प्री के क्वेश्चन क्या आ गए कि भाई भारत का शून्य राज्य कौन सा है? भारत का शून्य राज्य है त्रिपुरा। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। अब आते हैं हमारे द्वीप समूह के बारे में। हम द्वीप समूह वाला टॉपिक हम पढ़ते हैं फिजिकल डिवीजन में, लेकिन एक सामान्य परिचय के तौर पर पढ़ लेते हैं कि हमारे द्वीप समूह की बात होती है तो हमें कौन कौन से द्वीप समूह पढ़ने हैं। तो याद रखिए, हमारे द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक बांटा गया है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, गल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा है अरब सागर के द्वीप, ठीक है, अरेबियन द्वीपों के बारे में, अरब सागर के द्वीपों के बारे में। तो दो पार्ट्स में बांटा गया है हमारे यहाँ द्वीपों को। कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। अब बंगाल की खाड़ी के द्वीप जो होते हैं उसमें आता है अंडमान निकोबार। ज्यादातर लोग अंडमान निकोबार ही पढ़ते रहते हैं, याद रखिए। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक आइलैंड आता है नीचे की ओर है, तमिलनाडु के पास है, रामेश्वरम बसा हुआ है जिस पर, उसका नाम है पम्बन द्वीप। एक आइलैंड आता है जहां पर श्रीहरिकोटा बना हुआ है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। याद रखिए, इसरो का स्पेस सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो बना हुआ है अंतरिक्ष केंद्र आपके स्पेस सेंटर बना हुआ है सतीश धवन के नाम पर। वो कहां पर है? हरिकोटा में। हरिकोटा भी क्या है? हमारा एक आइलैंड है, एक द्वीप समूह है, ठीक है, द्वीप है। इसके अलावा उड़ीसा के पास में एक द्वीप है, उसका नाम है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम चेंज कर दिया गया और कहा जाता है उसको कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में इसका नाम रखा गया कलाम द्वीप। जब भी डीआरडीओ मिसाइलों का परीक्षण करता है, आप सुनते होंगे ब्रह्मोस, आप सुनते होंगे अग्नि 5, ठीक है, ये सारी मिसाइलों का परीक्षण कहां से होता है? व्हीलर द्वीप से होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे बना है ITR, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, एकीकृत परीक्षण रेंज, जिसका नाम है चांदीपुर, इसी आइलैंड पे बसा हुआ है। तो डीआरडीओ अपनी सारी गतिविधि करता है व्हीलर आइलैंड यानी कलाम आइलैंड से करता है, और इसरो अपनी सारी गतिविधियां, सारे उपग्रह, चंद्रयान 3 से लेकर आदित्य प्रथम, सब कुछ कहां से लॉन्च किया?
श्री हरिकोटा से करता है। तो श्री हरिकोटा द्वीप है, न्यू आपके इसके अलावा ठीक है व्हीलर द्वीप है, पम्बन द्वीप है। अब पम्बन द्वीप का दक्षिणी भाग अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, जब हम द्वीप समूह पढ़ते हैं फिजिकल डिवीजन में तब पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो पम्बन द्वीप का दक्षिणी हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं धनुषकोटि। उसी धनुषकोटि से शुरू होता है हमारे यहाँ राम सेतु, ठीक है। तो राम सेतु आप बड़ा चर्चा का विषय है अपने आप में, ये मालूम होना चाहिए। राम सेतु किसका पार्ट है? धनुषकोटि का। धनुषकोटि किसका पार्ट है? पम्बन द्वीप का। पम्बन द्वीप कौन से राज्य में आता है? आपके तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तो केवल अंडमान निकोबार पढ़ के नहीं छोड़ देना है, अंडमान निकोबार के अलावा भी बंगाली खाड़ी के हम द्वीपों की चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। अभी तो हम इसके छोड़ा इसलिए हुए हैं क्योंकि जो हमारा भौतिक विभाजन वाला टॉपिक है वो बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें, ताकि मेंस की आंसर राइटिंग आ जाए तो भी हम कर सकें। क्लियर है? इसलिए हमने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अभी हम केवल इन्फॉर्मेशन के रूप में पढ़ रहे हैं। जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप कैसे बना हुआ है? प्रवाल भित्ति से बना है, एक कोरल आइलैंड है अपने आप में। याद रखिए क्या? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से क्वेश्चन बनते हैं। 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, 36 आइलैंड्स हैं जिसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। अब ये 3 ग्रुप कौन कौन से हैं याद रखिएगा? ये 3 ग्रुप हैं आपके अमीन द्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, याद रखिएगा। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो भी फिजिकल डिवीजन में पढ़ेंगे हम आइलैंड्स के बारे में, जिसको भी हमने यहाँ पे आगे बढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए तो केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि बंगाली खाड़ी के द्वीप कौन कौन से हैं। अंडमान निकोबार, श्री हरिकोटा, न्यू मूर, पम्बन द्वीप। अब न्यू मूर द्वीप क्या है? न्यू मूर द्वीप बंगाली खाड़ी में आता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में लंबे समय विवाद का विषय भी बना रहा है न्यू मूर द्वीप। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का विषय कौन सा द्वीप है? आंसर क्या आएगा? न्यू मूर द्वीप। इसके अलावा अरब सागर के द्वीप कौन से हैं? अरब सागर के द्वीप हैं लक्षद्वीप, दमन द्वीप, एलिफेंटा, मिनिकॉय, अमीन द्वीप। ये सब क्या है? ये सब अरब सागर के द्वीप हैं। इन सबको डिटेल पढ़ना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से मिलाकर पढ़ना है। प्राकृतिक विभाजन वाले टॉपिक में इसको हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये कुछ इंफॉर्मेशन है हमारी, ठीक है। इन द्वीपों के हम आइलैंड्स को, इन टॉपिक को भी हम आपके मैप पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि द्वीपों के बारे में। तो इसमें द्वीपों में हमने पढ़ा था अभी 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। अभी हमने पढ़ा था अपने लक्षद्वीप के पड़ोसी देशों की सीमाओं वाले टॉपिक में। चलिए तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ये क्या है, नहीं तो ये कंफ्यूजन बना रहेगा। जो हमारे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कहां पर है? बना यहाँ रहा हूं, है यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। लक्षद्वीप को जो 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, ठीक है। लक्षद्वीप 3 ग्रुप्स में कौन कौन से ग्रुप्स में बांटा गया है? उत्तर में कहलाता है अमीन द्वीप। क्या कहलाता है? अमीन द्वीप कहलाता है। मध्य में कहलाता है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। और दक्षिण में कहलाता है मिनिकॉय, मिनिकॉय, ठीक है। ये आपके दक्षिणी जो पूरे के पूरे जो आपका आइलैंड है, कौन से? लक्षद्वीप, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और नीचे एक कंट्री है, पूरा एक देश है, उसका नाम है, पड़ोसी देश है हमारा मालदीव। क्लियर है? मालदीव। अब यहां से बात देखें, चर्चा करें। जो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, इसे क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? 8 डिग्री चैनल, जो किसको अलग करता है? मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और अमीन द्वीप को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है? अमीन द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है 11 डिग्री चैनल। क्या है? 11 डिग्री चैनल या 11 डिग्री चैनल। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये 3 चैनल से क्वेश्चन आ सकते हैं कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 11 डिग्री चैनल अलग किसको अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। अब चलिए, अब बड़ा फेमस चैनल है 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा, वो आपने सुना होगा 10 डिग्री चैनल के बारे में, ठीक है। 10 डिग्री चैनल को देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं अलग से, ताकि यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब 10 डिग्री चैनल जब पढ़ते हैं तो अंडमान निकोबार, यहाँ अंडमान निकोबार नहीं है, अंडमान निकोबार नीचे है, लेकिन स्पेस की कमी के कारण यहाँ बना रहा हूं मैं, ठीक है, याद रखिए। अंडमान निकोबार जब हम पढ़ते हैं तो अंडमान निकोबार में 4 आइलैंड्स हम आते हैं अंडमान में, और निकोबार में आते हैं 3 ग्रुप्स में बांटा गया है निकोबार को। तो अंडमान को बांटा गया 4 पार्ट्स में, इसको डिटेल पढ़ेंगे हम लक्षद्वीप आपके द्वीप समूह वाले टॉपिक्स में, याद रखिएगा। लेकिन अभी केवल इंट्रो में समझ रहे हैं इसको बस, ठीक है, याद रखिए। तो अंडमान को बांटा गया 4 ग्रुप्स में, निकोबार को बांटा गया 3 ग्रुप्स में। इनके बीच का जो हिस्सा है अंडमान निकोबार का, इसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है, याद रखिएगा। अंडमान को 4 ग्रुप्स में जो बांटा गया है, एक कहलाता है उत्तरी अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान कहलाता है, ठीक। सेंट्रल वाला कहलाता है मध्य अंडमान, सेंट्रल अंडमान यानी मध्य अंडमान कहलाता है। यह कहलाता है दक्षिण अंडमान, ठीक है। तीसरा हिस्सा कहलाता है दक्षिण अंडमान, और चौथा हिस्सा कहलाता है लिटिल अंडमान, याद रखिएगा, गलती से इसको मत कर दीजिएगा दक्षिण अंडमान, ये लिटिल अंडमान कहलाता है। ऐसे ही निकोबार के भी 3 आइलैंड्स जो हैं, इसमें याद रखिएगा, इसे कहते हैं हम कार निकोबार। क्या कहते हैं? कार निकोबार, ठीक है, जो नॉर्थ में है। जो सेंटर में है, इसे कहते हैं लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार।
और जो सबसे साउथ में है इसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। तो निकोबार को भी 3 पार्ट्स में, 3 ग्रुप्स में बांटा गया निकोबार को भी। इसी ग्रेट निकोबार का सदर्न पॉइंट, दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? दक्षिणी बिंदु कहलाता है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा पॉइंट तो मालूम होता है, लेकिन इंदिरा पॉइंट कौन से हिस्से पे आता है, कौन से आइलैंड पे आता है, ये नहीं मालूम होता। तो याद रखिएगा कहां पर आता है? ग्रेट निकोबार में। तो अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 3 मार्कर में क्वेश्चन आया था, डंकन पास क्या होता है? डंकन पास क्या है? डंकन पास मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच का वो जगह है, वो स्पेस है, इसे कहते हैं डंकन पास। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि डंकन पास किसको अलग करता है। ये सारे क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने को मिलते हैं आपको, याद रखिएगा। ठीक है, फिजिकल डिवीजन वाले टॉपिक में। लेकिन इंटर वाले टॉपिक में देखा हमने डंकन पास किसको अलग करता है? डंकन पास अलग करता है मध्य अंडमान को दक्षिणी अंडमान से। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, याद रखिए, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है लिखने के लिए। तो ये सब टॉपिक है किसके बारे में? ये टॉपिक है आपके अंडमान निकोबार के बारे में। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय मालदीव को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमीन द्वीप लक्षद्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। डंकन पास आपके मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है। तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है प्री और मेंस दोनों के हिसाब से। अब प्री जब मेंस में क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्कर क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है कि भाई डंकन पास पे 3 मार्कर लिखने को आ गया, 10 डिग्री चैनल पे 3 मार्कर लिखने को आ गया, 8 डिग्री चैनल पे जो हमारे मालदीव को अलग करता है, हमारे पड़ोसी देश को अलग करता है, ऐसे क्वेश्चन 3 मार्कर में आते हैं। तो पढ़ते समय मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है ये टॉपिक आपका भारत का सामान्य परिचय वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा। ठीक है, जरूर दीजिए ताकि इसका समाधान हो सके। चलिए, अब हमने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मालूम होना चाहिए। कि पढ़ना तो बड़ा आसान है, लिया और पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन पढ़ते समय मालूम होना चाहिए हमने जो पढ़ा है इससे प्रश्न बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। क्लियर है? इसलिए आपको हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका कई बार कि भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है। तो हमने पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट आपके पूर्वी देशांतर। यही हमारा क्या था? आपका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं सामने आपके, आंसर लगाना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ये चीज फर्रे में लिखी होती है, बड़े बड़े शब्दों में लिखी होती है, तो कभी कभी कंफ्यूजन शुरू होता है। तो पहले तो एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाइए। पहली बात तो दक्षिणी अक्षांश हमारे यहाँ होता ही नहीं है, हटा दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कभी भी हमारे यहाँ पश्चिमी देशांतर होता ही नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। यानी ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी तो कभी हो ही नहीं सकते। क्लियर है यहाँ तक? ये पहला एलिमिनेशन प्रोसेस काम कर दिया हमने। जो चीज हो ही नहीं सकती उसको हटा दो पहले तो। अब आया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तरी अक्षांश। ये सही बात लग रही है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर, जबकि गलत है। पूर्वी देशांतर शुरू होता है 68 डिग्री से, ना कि 8 डिग्री से। तो सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर आएगा ए। ठीक है, तो एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके ऐसी चीजों को पहले अलग कर लीजिए ताकि मालूम रहे कि हम पश्चिम देशांतर में नहीं आते, हम दक्षिणी अक्षांश में नहीं आते। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की दक्षिणी सीमा का इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? याद रखिएगा कहां पर है, हम सब जानते हैं। अभी हमने पढ़ा था निकोबार में। अब निकोबार में भी कहां? निकोबार में, ग्रेट निकोबार में आता है, लेकिन इसमें अंडमान निकोबार लिखा हुआ है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु पढ़ा था हमने। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, या आपके किबिथु या गोहर मोती। याद रखिएगा उत्तरी बिंदु लद्दाख में आता है, जिसका नाम क्या है? उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल, जो कहां पर आता है? ये आता है लद्दाख में। ठीक है, याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन बन सकता है, लद्दाख में आता है। अब आता है भारत स्थल पे, भारत से स्थल से जुड़ने वाले देशों की सीमा कितने देशों से सीमा साझा करता है? स्थल से। अभी हमने पढ़ा था भारत की सीमा 9 देशों से लगती है, 7 स्थल से लगते हैं और 2 जल सीमा से लगते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्थल सीमा से लगने वाले राज्य कौन से हैं? तो आंसर क्या आएगा? कितने राज्य लगते हैं, या सॉरी कितने देश लगते हैं? 7 कंट्री लगती हैं, 7 देश लगते हैं स्थल सीमा से। यहां से भी क्वेश्चन बन गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अब सीमा साझा नहीं करता पूछा गया है, तो अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। इन 7 देशों के साथ हमारी सीमा लगती है। तो बताइए, चीन तो है, अफगानिस्तान तो है, भूटान भी है, लेकिन ईरान से सीमा डिसाइड या निर्धारित नहीं करता। ईरान से हमारी सीमा साझा नहीं होती, याद रखिएगा। भारत की सर्वाधिक लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पढ़ा था हमने बचपन एमबीए। बचपन एमबीए में बी सबसे आगे आया, मतलब सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? सबसे लंबी सीमा लगेगी बांग्लादेश के साथ। तो बड़ा आसान हो जाता है ये टॉपिक, ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों की सीमाओं की लंबाई को घटते क्रम में जमाइए।
घटते क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, सबसे बड़ा फिर उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, घटते क्रम में। सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? 55 MB याद रख लीजिए। 55 MB के हिसाब से चलेंगे तो बांग्लादेश, ठीक है, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान आ गया। तो 55 MB मैंने क्या पढ़ा था? BCPN लगा दीजिए। 55 MB भारत, चाइना, पाकिस्तान और फिर नेपाल। तो आंसर क्या आएगा? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। तो 55 MB से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब आता है डूरंट रेखा। डूरंट रेखा खींची गई थी 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो आंसर क्या आएगा? भारत और अफगानिस्तान। क्लियर है? यहां से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है आपका। आगे बढ़िए। भारत चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? बड़ा आसान है, मैकमोहन, हम पढ़ चुके हैं क्योंकि करंट का इशू है। याद रखिए, भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद बना हुआ है लंबे समय से, और कभी कभी ये विवाद हमेशा उग्र हो जाता है, आगे बढ़ने लगता है। याद रखिए, तो 1914 में भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा कौन सी है? याद रखिए, टेनल आपके सीमा संगठन के अध्यक्ष थे चार्ल्स रेडक्लिफ, उन्हीं के नाम पे रखा गया है रेडक्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में आती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है जानकारी होना। चलिए, हमने 10 क्वेश्चन देखे जो हमने पढ़ा है, उससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात हो रही है किसकी? कि भाई अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की बात हो रही है, 3 मार्कर कैसे आ सकते हैं? सारे क्वेश्चन 3 मार्कर के नहीं है, जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम देख रहे हैं। जैसे हमने देखा सर्करिक, सर्करिक हम पढ़ते थे पुरानी बुक्स में, देखिएगा, तो पश्चिमी बिंदु कहते थे सर्करिक को, अब नहीं कहते हैं, अब गोहर मोती कहते हैं। लेकिन मालूम होना चाहिए कि सर्करिक भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवाद का इशू बना हुआ है, जो गुजरात में आता है, जो भारत का पश्चिमतम बिंदु में शामिल है सर्करिक। 3 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आंसर कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 के नाम लिखिए, तो यही क्वेश्चन आया था मेंस में, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। कि देखिए डूरंट रेखा, डूरंट रेखा से 3 मार्क का क्वेश्चन आया है। 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान ये सीमा रेखा निर्धारित की गई थी। इसे कहते हैं डूरंट रेखा, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। भारत म्यांमार से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, इस टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे कि भारत म्यांमार के बीच में राज्य कौन कौन से लगते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि हम ये हमने पढ़ा है सामान्य परिचय वाले टॉपिक में। अब जब हम पढ़ेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां, याद रखिए, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां पढ़ेंगे तो हमें पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। डफला हिल क्या होती है, मिकिर हिल्स क्या होती है, तब हम पढ़ते हैं राज्य के बारे में। लेकिन फिर भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है किसके साथ? भारत म्यांमार से संबंधित राज्य है हमारे। अभी हाल फिलहाल मणिपुर चर्चा में है, याद रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है मणिपुर से और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से। अगला है भारत के स्थल अवरुद्ध राज्य कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा था स्थल अवरुद्ध राज्य की बात हो रही है, तो 5 राज्य स्थल अवरुद्ध राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो समुद्र से लगती है और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगती है। ऐसे राज्य हैं मध्य प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। जिनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है जिसमें, याद रखिए, मध्य प्रदेश एरिया वाइज। फिर अगला क्वेश्चन है 3 मार्कर में आया है कि भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा की बात अगर करें तो भारतीय मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ये 5 राज्यों से गुजरती है। बस आपको इसी फॉर्मेट में आंसर लिखना होता है, 3 मार्कर के आंसर बन जाते हैं आपके। इसके अलावा भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कहता है, ये तो याद हो गया होगा, हमने मानचित्र पर देख लिया, हमने इसको थ्योरी में ही पढ़ लिया। तो भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है आपको मालूम होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यह हमारा अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। तो हमारे जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है, जो भारत का महत्वपूर्ण टॉपिकों में से भारत का सामान्य परिचय, केवल जनरल एक इंट्रो के रूप में पढ़ा है, इससे संभावना होती है 3 मार्कर आने की। प्री में क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना होती है 3 मार्कर वाले। और 3 मार्कर वाले क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आपके पास तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए अच्छे से, याद रखिए, ताकि आप चीजों को पेश कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ठीक है, और जो भी आपका सुझाव हो, जो भी आपकी शिकायत हो, जो भी आप